नमस्कार। आज हम बीपीएससी मतलब बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं परीक्षा के एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर को जरा गहराई से देखने वाले हैं। ये बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला का FLT 11 है। हाँ बिल्कुल। हमारा मकसद है इसमें जो भी काम की जानकारी है उसे निकालना, चाहे वो विज्ञान हो, इतिहास या फिर पॉलिटी या बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स भी। हाँ बिल्कुल। तो ये चर्चा उन सब के लिए है जो या तो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर बस अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। सही कहा। और इस पेपर में ना काफी कुछ है। कुछ बेसिक साइंस के सवाल हैं तो कुछ एकदम ताजा घटनाओं पर भी। तो देखते हैं कि इसमें से खास क्या निकलता है। हाँ, और कुछ सवाल तो सच में सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे चांद पर हवा क्यों नहीं है, ये कभी सोचा है? या फिर ये गॉड पार्टिकल, ये क्या चीज है आखिर? और बिहार में अभी हाल फिलहाल में क्या बड़े बदलाव हुए हैं? हाँ, ये सब दिलचस्प सवाल है। तो चलिए इन्हीं को खंगालते हैं। शुरुआत विज्ञान से करें। जरूर। चलिए भौतिकी से शुरू करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है संधारित्र, मतलब कैपेसिटर। उसका प्रतिघात यानी रिएक्टेंस। अच्छा, रिएक्टेंस। ये क्या होता है? ये असल में कैपेसिटर जो एसी करंट के रास्ते में रुकावट डालता है, वो है। और मजे की बात यह है कि ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। फ्रीक्वेंसी पर कैसे? फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी ना, रुकावट उतनी कम हो जाएगी। इसका एक फॉर्मूला भी है। क्या? XC = 1/2πfc। ये एसी सर्किट डिजाइन में बहुत जरूरी होता है। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से रुकावट कम। और वो चांद वाली बात, हवा क्यों नहीं है वहां? उसका कनेक्शन है पलायन वेग से। एस्केप वेलोसिटी कहते हैं इसे। पलायन वेग? हाँ, मतलब वो कम से कम स्पीड जो किसी चीज को ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए चाहिए। चांद पर यह वेग बहुत कम है। कितना? सिर्फ 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि अपनी पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ओहो, काफी फर्क है। हाँ, तो चांद पर जो गैस के अणु होते हैं ना, वो इतनी स्पीड पकड़ लेते हैं कि चांद के कमजोर गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाते हैं। पृथ्वी का सिर्फ 16 है वहां। अच्छा। तो बस उड़ जाते हैं अंतरिक्ष में। इसीलिए वहां एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल टिक ही नहीं पाता। समझ गई, गैसें पलायन कर जाती हैं। अच्छा, स्रोत में SI प्रणाली की 7 मौलिक इकाइयों का भी जिक्र था। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एम्पेयर, केल्विन, मोल और कैंडेला। हाँ, ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं। और जूल जो ऊर्जा की इकाई है वो इनसे ही बनी है, मतलब मौलिक नहीं है। एकदम सही, वो एक व्युत्पन्न इकाई है। और वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की SI इकाई टेस्ला है। अच्छा, एक और सवाल था, जब गेंद ऊपर फेंकते हैं तो सबसे ऊंचे पॉइंट पर क्या होता है? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। सबसे ऊंचे पॉइंट पर उसकी रफ्तार तो 0 हो जाती है, एक पल के लिए। लेकिन उस पर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण यानी G वो तो लगता ही रहता है, इसीलिए वो वापस नीचे आती है। अच्छा, और ये वाला तो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, कागज के कप में पानी उबालना, ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है पर होता है। स्रोत कहता है कि पानी जो है ना, वो गर्मी बहुत अच्छे से सोख लेता है। तो वो कागज को उसके जलने के तापमान तक पहुंचने ही नहीं देता, सारी गर्मी पानी ले लेता है। वाह, कमाल है। और एक्सरे, उन पर बिजली या चुंबक का असर क्यों नहीं होता? क्योंकि उन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड उन्हें मोड़ नहीं पाती। ठीक है। और प्रणोद यानी थ्रस्ट, वो किसी सतह पर बिल्कुल सीधा मतलब 90 डिग्री पर लगने वाला फोर्स है। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जब वो किसी वोल्टेज V से गुजरता है? हाँ, उसकी ऊर्जा होती है E = EV। और ये सिर्फ वोल्टेज V और इलेक्ट्रॉन के चार्ज E पर निर्भर करती है, उसके द्रव्यमान पर नहीं। समझ गई। अच्छा, हीरे क्यों चमकते हैं इतने? लाइट हीरे के अंदर जाती है और कई बार टकराकर अंदर ही घूमकर फिर बाहर निकलती है, जिससे वो चमकता है। ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इंद्रधनुष बनने में सिर्फ यही नहीं होता। अच्छा, उसमें क्या अलग है? इंद्रधनुष में तो परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी और वर्ण विक्षेपण भी, मतलब लाइट का अलग अलग रंगों में बिखरना, सब मिलकर होता है। अच्छा, और हाइड्रोलिक लिफ्ट या गाड़ियों के ब्रेक, वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? वो पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल का नियम? हाँ, वो कहता है कि अगर किसी बंद बर्तन में कोई तरल लिक्विड रखा है और उस पर कहीं भी दबाव डाला जाए तो वो दबाव बिना कम हुए पूरे तरल में एक समान फैल जाता है।
इसी से भारी चीजें उठाना या गाड़ी रोकना मुमकिन होता है। पानी का भी तो एक अजीब बर्ताव है ना? 0 से 4 डिग्री सेल्सियस वाला। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। ज्यादातर चीजें गर्म करने पे फैलती हैं, लेकिन पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पे सिकुड़ता है। और इसीलिए 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। एकदम सही। इसी वजह से झीलों में नीचे का पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है और ऊपर बर्फ जम जाती है, जिससे मछलियां जिंदा रह पाती हैं। चलिए अब जरा रसायन विज्ञान की बातें करें। साबुन कैसे काम करता है? चिकनाई कैसे हटाता है? वो एक प्रक्रिया से होता है जिसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं, पायसीकरण। इमल्सिफिकेशन। हाँ, साबुन क्या करता है कि चिकनाई के जो बड़े बड़े कण होते हैं ना, उनको छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है और फिर वो पानी में घुल जाते हैं और बह जाते हैं। अच्छा, इसीलिए तेल और पानी मिल जाते हैं साबुन से। समझ गई। स्रोत में कुछ और केमिकल चीजों का भी जिक्र था, जैसे कांच पर से खरोच हटाना। हाँ, उसके लिए सीरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। ये कांच को यूवी किरणों से बचाने में भी मदद करता है। और साबुन में ज्यादा झाग बने उसके लिए सोडियम रोसिनेट मिलाते हैं। और पुरानी फोटोग्राफी प्लेट्स याद हैं? हाँ। उनमें सिल्वर ब्रोमाइड इस्तेमाल होता था। और अगर खेत की मिट्टी ज्यादा क्षारीय मतलब अल्कलाइन हो जाए तो उसमें कंपोस्ट डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कंपोस्ट थोड़ा अम्लीय होता है, एसिडिक, तो वो क्षारीयता को न्यूट्रलाइज कर देता है, कम कर देता है। अच्छा, एक रिएक्शन का भी जिक्र था जो बीच में रुक जाता है, कैल्शियम धातु और सल्फ्यूरिक एसिड वाला। हाँ, वो इसलिए रुक जाता है क्योंकि जब रिएक्शन होता है तो कैल्शियम सल्फेट बनता है। हाँ। और ये कैल्शियम सल्फेट पानी में घुलता नहीं है, तो वो कैल्शियम धातु के ऊपर एक परत बना लेता है। अब एसिड धातु तक पहुंच ही नहीं पाता, तो रिएक्शन रुक जाता है। इंटरेस्टिंग। चलिए अब जरा जीव विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर आते हैं। ये गॉड पार्टिकल क्या बला है? ये मीडिया का दिया हुआ नाम है। असल में ये हिग्स बोसोन कण है। हिग्स बोसोन? हाँ, माना जाता है कि यही वो कण है जो दूसरे कणों को द्रव्यमान यानी मास देता है। बहुत महत्वपूर्ण खोज थी ये। ओके, हिग्स बोसोन। और बायोटेक्नोलॉजी की भी अलग-अलग शाखाएं बताई गई थी, लाल, हरी, सफेद, नीली। हाँ, रेड बायोटेक मतलब मेडिकल फील्ड, जैसे वैक्सीन बनाना, दवाइयां बनाना, कोविशील्ड, कोवैक्सीन इसी में आते हैं। ठीक है। और ग्रीन? ग्रीन मतलब एग्रीकल्चर, खेती किसानी से जुड़ा हुआ। व्हाइट मतलब इंडस्ट्रियल, नए पदार्थ बनाना वगैरह। और ब्लू मतलब समुद्री संसाधनों से जुड़ा हुआ। समझ गए। अच्छा, पौधों में जो हरा रंग होता है, क्लोरोफिल, उसमें कौन सी धातु होती है? उसमें मैग्नीशियम होता है, बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। और हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, टेंडन, लिगामेंट। हाँ, ये सब संयोजी ऊतक हैं। टेंडन जो है वो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। और लिगामेंट? लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और कार्टिलेज वो हड्डियों के जोड़ों पर एक मुलायम कवर जैसा होता है, गद्दी का काम करता है। हड्डियों की मजबूती का राज क्या है? उनमें एक प्रोटीन होता है, कोलेजन फाइबर, कार्बनिक घटक है ये। यही उन्हें मजबूती और लचीलापन देता है। अच्छा, और अगर पूछा जाए कि किस खाने की चीज से प्रति ग्राम सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है? तो वो है वसा यानी फैट। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भी ज्यादा। कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जिन्हें आवश्यक कहा जाता है। हाँ, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये वो हैं जो हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता, इन्हें हमें खाने के जरिए ही लेना पड़ता है। जैसे वेलिन एक उदाहरण है। और कार्बोहाइड्रेट शरीर में कहाँ जमा होता है? वो लिवर में जमा होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। जब शरीर को एनर्जी चाहिए होती है तो लिवर इसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर खून में भेज देता है। अच्छा, शरीर में खून कैसे घूमता है? नसें और धमनियां? हाँ, शिराएं यानी वेन्स वो शरीर के सभी हिस्सों से गंदा खून, मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम है, वो वापस दिल तक लाती हैं। और धमनियां? धमनियां यानी आर्टरीज वो दिल से साफ खून जिसमें ऑक्सीजन भरपूर है वो पूरे शरीर तक पहुंचाती हैं। आंखों में आंसू कौन सी ग्रंथि बनाती है? वो लैक्रिमल ग्रंथि होती है। लैक्रिमल ग्लैंड। और हमारे फेफड़ों के बीच में भी कोई ग्रंथि होती है। हाँ, थाइमस ग्रंथि। ये बचपन में इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने में बहुत मदद करती है। बड़े होने पर ये छोटी हो जाती है। अच्छा। बाकी पीनियल, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथियां तो दिमाग में होती हैं। हाँ, वो सब मस्तिष्क का हिस्सा है। एक बीमारी का जिक्र था, ट्रैकोमा। हाँ, ट्रैकोमा ये आंखों का एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और अक्सर साफ सफाई की कमी की वजह से फैलता है। इससे अंधेपन का खतरा भी रहता है। चलिए
अब आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पर, मतलब पॉलिटी। अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन। हाँ, प्रेसिडेंट्स रूल। स्रोत कहता है कि जब ये लगता है तो संसद की मंजूरी के बाद शुरू में 6 महीने तक चलता है। और अगर बढ़ाना हो तो भी एक बार में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए ही बढ़ा सकते हैं, और कुल मिलाकर किसी भी हालत में 3 साल से ज्यादा नहीं। और इसके लिए संसद में कैसी मेजॉरिटी चाहिए? साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती। ठीक है। एक और चीज है लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट, अनुच्छेद 116। ये क्या है? ये दरअसल सरकार के लिए एक तरह का एडवांस होता है। जब तक बजट पूरी तरह पास नहीं हो जाता ना, तब तक जरूरी खर्चों के लिए सरकार संसद से पहले ही कुछ पैसा ले लेती है। अच्छा, ये सिर्फ चुनावी साल में होता है? नहीं, ये लगभग हर साल होता है, क्योंकि बजट प्रक्रिया में टाइम लगता है। और हाँ, ये संविधान में लिखा हुआ है, इससे कोई नया काम शुरू नहीं कर सकते, सिर्फ चल रहे कामों के खर्च के लिए होता है। अब बात करते हैं राज्यों के बीच पानी के झगड़ों की, अनुच्छेद 262। हाँ, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। देखिए, पानी वैसे तो राज्य सूची का विषय है, लेकिन अगर 2 या ज्यादा राज्यों में किसी नदी के पानी को लेकर झगड़ा हो जाए तो अनुच्छेद 262 संसद को अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर इस झगड़े को सुलझाने का तरीका तय करें, और वो चाहे तो कोर्ट के दखल को भी रोक सकती है। तो इसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनते हैं? हाँ, कानून के तहत ट्रिब्यूनल बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो 1956 का एक्ट है वो ये नहीं कहता कि स्थायी ट्रिब्यूनल बनाना ही है, जरूरत के हिसाब से बनते हैं। और ट्रिब्यूनल का फैसला मानना पड़ता है? आमतौर पर हाँ, राज्यों को मानना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट भी सामान्य हालात में दखल नहीं देता, लेकिन ऐसा कहना कि किसी भी परिस्थिति में दखल नहीं दे सकता, वो शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। खास परिस्थितियों में हो सकता है। हाल ही में एक कानून आया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संशोधन। हाँ, महिला आरक्षण कानून। ये लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व करता है। और SC/ST महिलाओं के लिए? उनके लिए जो सीटें पहले से आरक्षित है ना, उन्हीं में से 13 सीटें SC/ST महिलाओं के लिए होंगी। मतलब कोटे के अंदर कोटा ही हुआ है। अच्छा? हाँ, ये लागू होगा अगली जनगणना के बाद, और उसके बाद जब परिसीमन होगा, मतलब चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय होंगी, उसके बाद तो इसमें भी वक्त लगेगा। और ये आरक्षण कितने साल के लिए है? 10 साल? नहीं, ये 15 साल के लिए है। SC/ST आरक्षण शुरू में 10 साल के लिए था, पर ये वाला 15 साल के लिए। और इससे जुड़े नए अनुच्छेद हैं 330A लोकसभा के लिए और 332A राज्य विधानसभाओं के लिए। और एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म हो गया है? हाँ, वो अब नहीं है। अच्छा, और IPC के जगह कौन सा कानून आ गया है? भारतीय न्याय संहिता 2023, ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। इसने पुराने इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह ले ली है। एक और टॉपिक जो बहुत चर्चा में रहता है, समान नागरिक संहिता, UCC। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 44 में है। ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों DSP का हिस्सा है। इसका मकसद क्या है? मकसद है कि देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनके पर्सनल मामलों जैसे शादी, तलाक, विरासत, गोद लेना, इन सब के लिए एक जैसे कानून हो। ये कहीं लागू है भारत में? हाँ, गोवा में तो पहले से था, और अब उत्तराखंड ने भी लागू कर दिया है। अब आते हैं CAG पर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 से 151। हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। इनका काम है केंद्र और राज्य सरकारों के सारे खर्चों का हिसाब किताब जांचना, ऑडिट करना। इनकी नियुक्ति कौन करता है और हटाते कैसे हैं? नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन हटाना बहुत मुश्किल है। प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की होती है। अच्छा, क्या ये खर्च होने से पहले रोकते हैं, जैसे कंट्रोलर का काम होता है? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। CAG का काम कंट्रोलर वाला नहीं है, ऑडिटर वाला है। मतलब वो खर्च होने के बाद जांच करते हैं कि पैसा सही तरीके से खर्च हुआ या नहीं। और अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं? सीधे संसद को? नहीं, वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति केंद्र के मामले में या राज्यपाल राज्य के मामले में को सौंपते हैं। फिर राष्ट्रपति या राज्यपाल उसे संसद या विधानसभा के पटल पर रखवाते हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता को लेकर भी एक बारीक सा पेच है, अनुच्छेद 91। हाँ, अगर सभापति, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपसभापति दोनों के पद खाली हों, मतलब वेकेंट हों, तब राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी सदस्य को नामित करते हैं अध्यक्षता के लिए। और अगर वो सिर्फ गैर हाजिर हों, मतलब छुट्टी पर हों या बीमार हों? हाँ, अगर पद खाली नहीं है, सिर्फ वो दोनों अनुपस्थित, एब्सेंट हैं,
तब सदन खुद तय करता है कि कौन अध्यक्षता करेगा। ये छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। उम्र की योग्यता भी पूछ ली जाती है अक्सर, लोकसभा, राज्यसभा। हाँ, याद रखना आसान है। लोकसभा या विधानसभा के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल, राज्यसभा या विधान परिषद के लिए 30 साल और राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए 35 साल। तो मतलब 30 साल का व्यक्ति लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सबका चुनाव लड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, 30 वाला राज्यसभा और विधान परिषद के लिए योग्य है और 25 वाली शर्त तो पूरी हुई गई लोकसभा विधानसभा के लिए। राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं, अनुच्छेद 60, उसमें क्या खास बात है? उनकी शपथ में ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान और विधि की परिरक्षा, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। मतलब प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ये उनकी मुख्य जिम्मेदारी है। मंत्रियों की संख्या पर भी कोई लिमिट है? हाँ बिल्कुल है। 91वां संशोधन हुआ था 2003 में। उसके मुताबिक केंद्र हो या राज्य, मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को मिलाकर सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, और राज्यों में कम से कम कितने मंत्री होने चाहिए? राज्यों में कम से कम 12 मंत्री होने जरूरी हैं। छोटे राज्यों के लिए व्यवस्था है। और एक बात और, अगर कोई सदस्य दल बदल कानून के तहत अयोग्य हो गया है तो उसे मंत्री नहीं बनाया जा सकता। संसद की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग, अनुच्छेद 108, ये कब होती है? जब कोई साधारण बिल या कुछ तरह के वित्त विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में असहमति हो, मतलब एक सदन पास कर दे और दूसरा ना करे, या 6 महीने से ज्यादा रोक ले। ये धन विधेयक पर भी हो सकती है? नहीं, धन विधेयक मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर। और नए संसद भवन में इसके लिए अलग से सेंट्रल हॉल नहीं है। लोकसभा का जो मुख्य हॉल है वो इतना बड़ा बनाया गया है कि जरूरत पड़ने पर दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठ सकें। भारत में कितने राज्यों में 2 सदन हैं? मतलब विधानसभा भी और विधान परिषद भी? अभी 6 राज्यों में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, चलिए अब इतिहास की गलियों में चलते हैं। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, हाँ, उन्होंने वहां कई सत्याग्रह किए। एक था वोलक्रेस्ट सत्याग्रह 1913 में। वो किस लिए था? विरोध किया। और फिर क्या हुआ? फिर 1914 में गांधी स्मट समझौता हुआ। एक इंडियन रिलीफ एक्ट पास हुआ जिससे भारतीय विवाहों को मान्यता मिली और एक पोल टैक्स भी खत्म किया गया। अच्छा, अब लॉर्ड लिटन की बात करें। वाइसराय थे 1876 से 80 तक। हाँ, इनके समय में कुछ बड़ी और विवादास्पद चीजें हुई, जैसे स्ट्रैची आयोग बना अकाल की जांच के लिए, आर्म्स एक्ट आया जिसने भारतीयों के हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी, और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी तो था। हाँ, वो भी, जिसने भारतीय भाषाओं के अखबारों पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी थी। बहुत विरोध हुआ था उसका। लेकिन इल्बर्ट बिल इनके समय का नहीं है, वो बाद में लॉर्ड रिपन जी समय आया था। बंगाल में नील किसानों से जुड़ा एक तवान कर का जिक्र है। हाँ, ये एक तरह का जुर्माना या मुआवजा था जो किसानों को देना पड़ता था अगर वो नील की खेती करने से मना करते थे या छोड़ना चाहते थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नाम कई बार पहले भारतीय के तौर पर आता है। बिल्कुल, वो पहले भारतीय थे जो बंगाल के एडवोकेट जनरल बने, पहले भारतीय जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य, लॉ मेंबर बने, और बाद में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर बनने वाले भी पहले भारतीय थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन माना गया था? मौलवी अहमदुल्ला। वो अवध और फैजाबाद के इलाके में बहुत सक्रिय थे और अंग्रेजों को उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। बाकी नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान जैसे नेता भी बहुत महत्वपूर्ण थे। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का क्या योगदान था? वो एक क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने 1879 में रामोसी कृषक जत्था नाम का एक संगठन बनाया था। ये दक्कन विद्रोह 1875 के बाद की बात है। शिक्षा के क्षेत्र में सैडलर आयोग कब बना था? 1917 में। इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए बनाया गया था। इसके अध्यक्ष माइकल सैडलर थे। इसमें 2 भारतीय सदस्य भी थे, सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इसने क्या सिफारिश की थी? इसने कहा था कि यूनिवर्सिटी शिक्षा सुधारनी है तो पहले स्कूल की शिक्षा, खासकर माध्यमिक शिक्षा सुधारनी होगी। 10+2+3 वाला स्ट्रक्चर एक तरह से यहीं से शुरू हुआ। गांधी जी के कौन-कौन से अखबार थे? दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन निकाला 1903 में। भारत आने के बाद यंग इंडिया अंग्रेजी में 1919, नवजीवन गुजराती में 1919 और बाद में हरिजन 1933। स्वराज नाम की पत्रिका उनकी थी? नहीं,
स्रोत के अनुसार स्वराज पत्रिका गांधी जी से संबंधित नहीं है। वो टी प्रकाशम निकालते थे मद्रास से। कांग्रेस के पहले गैर भारतीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास अधिवेशन में। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को। इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका था, हालांकि किंग्सफोर्ड उसमें था नहीं। और स्वदेशी आंदोलन? वो बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में शुरू हुआ था। विदेशी सामानों का बहिष्कार और स्वदेशी चीजों को अपनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तेज बहादुर सप्रू का क्या रोल था? वो एक बड़े लिबरल नेता थे। उन्होंने गांधी-इरविन समझौते और फिर पूना पैक्ट दोनों में बीच बचाव करने में अहम भूमिका निभाई थी, और वो उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे? हाँ, 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। कांग्रेस को 5 प्रांतों में तो स्पष्ट बहुमत मिला था, जैसे संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत। और सरकार कितने प्रांतों में बनाई थी? उन्होंने कुल 7 प्रांतों में अपनी या मिलीजुली सरकार बनाई थी, सभी 11 में नहीं। बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? ये बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। इसमें होता क्या था? इसमें काम बांट दिए थे। राजस्व वसूलने का काम और सेना का नियंत्रण कंपनी ने अपने पास रखा, और प्रशासन चलाने का काम मतलब निजामत नवाब को दे दिया। लेकिन असली ताकत तो कंपनी के ही पास थी, क्योंकि पैसा और सेना उनके पास थी। चलिए अब थोड़ा और प्राचीन और मध्यकालीन भारत देख लेते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? नवा मंडल पूरा का पूरा सोम देवता और सोम रस को समर्पित है। और प्राचीन भारत में टैक्स कितना होता था आमतौर पर? भू राजस्व? धर्मशास्त्रों के अनुसार सामान्य दर उपज का 6वां हिस्सा 16 होती थी। जैन धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ? 14 पूर्व माने जाते हैं। कहा जाता है कि इनमें महावीर की मूल शिक्षाएं थीं, लेकिन अभी उपलब्ध नहीं है। अभी जो ग्रंथ हैं उनमें 12 अंग और 12 उपांग मुख्य हैं। ह्वेनसांग ने किस शहर को सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध बताया था? मथुरा को। उसने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि मथुरा सूती वस्त्र उत्पादन का बड़ा केंद्र था। खजुराहों के मंदिर किसने बनवाए? चंदेल वंश के राजाओं ने 9वीं से 11वीं सदी के बीच। स्वप्न वासन दत्ता नाटक किसने लिखा? ये महाकवि भास ने लिखा है। इसमें वत्स देश के राजा उदयन और अवंती की राजकुमारी वासवदत्ता की प्रेम कहानी है। पहली जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, राजगृह में नहीं। इसी संगीति में जैन धर्म 2 हिस्सों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। और विश्व शांति स्तूप? स्रोत के अनुसार ये नालंदा में स्थित है। हालांकि राजगीर में भी एक विश्व शांति स्तूप है जो काफी प्रसिद्ध है। शायद स्रोत नालंदा जिले की बात कर रहा हो। मध्यकाल में बलबन की रक्त और लौह नीति का क्या मकसद था? उसका मुख्य मकसद था आंतरिक विद्रोहों को बेरहमी से कुचलना और मंगोलों के हमलों से सल्तनत को बचाना। वो एक मजबूत केंद्रीकृत राजतंत्र बनाना चाहता था। राजतरंगिणी में किसका इतिहास है? इसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास है। इसे कल्हड़ ने लिखा था। चेहरा और दाग प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग मतलब शाही घोड़ों पर निशान लगाना ताकि उन्हें बदला ना जा सके, और चेहरा मतलब सैनिकों का पूरा हुलिया दर्ज करना। ये सेना में भ्रष्टाचार रोकने और कुशलता बढ़ाने के लिए था। नैनार और अलवार कौन थे? नैनार शैव संत थे, मतलब शिव भक्त, और अलवार वैष्णव संत थे, यानी विष्णु भक्त। ये दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। कोई महिला अलवार संत भी थी? हाँ, अंडाल। वो एकमात्र महिला अलवार संत थीं। और नैनारों के भजनों का जो संग्रह है उसे तिरुमुरई कहते हैं। जिम्मी किन्हें कहा जाता था? इस्लामी शासन के तहत जो गैर मुस्लिम प्रजा रहती थी उन्हें जिम्मी कहा जाता था। उनसे उनकी सुरक्षा के बदले एक टैक्स लिया जाता था जिसे जजिया कहते थे। शेरशाह सूरी ने क्या क्या काम किए? बहुत कुछ किया। उसने रुपया नाम का सिक्का चलाया जो आज तक चल रहा है। डाक व्यवस्था को सुधारा। ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड बनवाई या मरम्मत करवाई। लेकिन उसने जमींदारी प्रथा खत्म नहीं की थी। अकबर ने बिहार बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1576 में राजमहल का युद्ध हुआ था, जिसमें उसने दाऊद खान करानी को हराया और बिहार बंगाल पर कब्जा कर लिया। बिहार में लौरिया नंदनगढ़ का अशोक स्तंभ कहाँ है? ये पश्चिमी चंपारण जिले में है, नालंदा में नहीं। ये चमकदार बलुआ पत्थर से बना है और इस पर अशोक के धम्म से जुड़े लेख खुदे में हैं। वोल्गा से गंगा किताब किसने लिखी है? ये महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है। बहुत प्रसिद्ध किताब है। चलिए अब वापस बिहार पे आते हैं। बिहार स्पेशल।
अर्थव्यवस्था की बात करें, हाँ, 2025-26 के लिए बिहार का जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करंट प्राइसेस पर लगभग 11 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है। 10.97 लाख करोड़। और बजट में सबसे ज्यादा पैसा किस चीज पे खर्च हो रहा है? सबसे ज्यादा शिक्षा पर, उसके बाद ग्रामीण विकास, फिर स्वास्थ्य और फिर सड़क निर्माण। ये घटता हुआ क्रम है। प्रति व्यक्ति आय में कौन से जिले आगे हैं? पटना सबसे आगे है, उसके बाद बेगूसराय और फिर मुंगेर। और रोजगार और जीएसडीपी का वो विरोधाभास। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, खेती किसानी में बिहार की लगभग आधी आबादी 49% लगी हुई है, लेकिन राज्य की कुल आय जीएसडीपी में खेती का हिस्सा सिर्फ 20% के आसपास है, 19.9%। और सेवा क्षेत्र? सर्विस सेक्टर जीएसडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है, लगभग 59%, 58.6%, लेकिन इसमें रोजगार सिर्फ 40% लोगों को मिला हुआ है। ये दिखाता है कि खेती पर निर्भरता ज्यादा है पर कमाई कम, जबकि सर्विस सेक्टर में कमाई ज्यादा है पर रोजगार उतने नहीं। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कौन सा था? ये बिहार का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण था और इसे वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पेश किया था, विजय कुमार चौधरी ने नहीं। अब जरा भूगोल देख लेते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? ये पश्चिमी चंपारण जिले में है। बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है ये गंगा के मैदान और हिमालय की तराई दोनों के बीच का इलाका है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को, क्योंकि ये अपना रास्ता बहुत बदलती है और भयंकर बाढ़ लाती है। और गंडक नदी? गंडक नेपाल से निकलती है और बिहार में गंगा की एक मुख्य सहायक नदी है, बाएं किनारे से मिलती है। बूढ़ी गंडक भी एक अहम नदी है जो मुजफ्फरपुर समस्तीपुर से होकर बहती है और खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। तिरहुत नहर गंडक नदी से ही निकाली गई है। मिट्टी की बात करें तो करेल कवाइल मिट्टी कहाँ मिलती है? ये दक्षिण बिहार के मैदानी इलाकों में, खासकर मगध क्षेत्र में पाई जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। काफी उपजाऊ होती है। कुछ झरने और झीलें? हाँ, कैमूर की पहाड़ियों पर तेलहर झरना है, राजगीर की पहाड़ियों में घोड़ा कटोरा झील है, रोहतास पठार पर धुआंकुंड झरना है और नवादा जिले में काकोला झरना है जो काफी मशहूर है। बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है? बिहार पूरी तरह से मध्य गंगा के मैदान में बसा है। उत्तर में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये एक लैंडलॉक्ड राज्य है, मतलब इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती और कर्क रेखा बिहार से होकर नहीं गुजरती है। इतिहास में अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। वो बिहार के बहुत बड़े किसान नेता थे। सभा 1936 में लखनऊ में बनी थी। बिहार छात्र सम्मेलन किसने शुरू किया? ये 1906 में पटना में हुआ था और इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्थापित किया था। छात्रों को राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने में इसकी अहम भूमिका थी। सोनपुर मेला किस लिए प्रसिद्ध है? ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। और श्रावणी मेला? ये सावन के महीने में होता है। इसमें कांवड़िए सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर देवघर, जो अब झारखंड में है, में वैद्यनाथ धाम तक पैदल यात्रा करते हैं। बिहार के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है? कई हैं, पर मुख्य रूप से मधुबनी पेंटिंग मिथिला क्षेत्र की, मुजफ्फरपुर की शाही लीची और मगी पान मगध क्षेत्र का। बिहार विधानसभा में सीटों का आरक्षण कैसा है? कुल 243 सीटें हैं। इनमें से अनुसूचित जाति एससी के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं, 48 नहीं, और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 2 सीटें। तो कुल मिलाकर 40 सीटें आरक्षित हैं। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? स्रोत सितंबर 2025 तक की जानकारी के अनुसार कहता है कि अभी कोई स्थायी मुख्य न्यायाधीश नहीं है। जस्टिस पवन कुमार कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं। पिछले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपुल पंचोली सुप्रीम कोर्ट चले गए। और गया का नाम बदल गया है। हाँ, मई 2025 में आधिकारिक तौर पे गया शहर का नाम बदलकर गयाजी कर दिया गया है। बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई 2023 में, उसके कुछ आंकड़े? हाँ, उसके अनुसार राज्य की अनुमानित आबादी 13 करोड़ से थोड़ी ज्यादा बताई गई। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी और पिछड़ा वर्ग बीसी का है। दोनों मिला के 63% से ज्यादा, 63.13%। और बाकी? सामान्य वर्ग लगभग 15.5%, अनुसूचित जाति एससी करीब 19.65% और अनुसूचित जनजाति एसटी लगभग 1.68%। तो एससी और एसटी मिलाकर 21% से थोड़े ज्यादा हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ हुए? ये बिहार में ही आयोजित हुए थे। ये 7वां संस्करण था। बिहार को इसमें कुल 36 पदक मिले, 7 गोल्ड,
11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। लखीसराय जिले में इसमें बैटरी स्टोरेज की सुविधा भी होगी। दिसंबर 2025 तक पूरा होने का लक्ष्य है। बिहार दिवस 2025 कब मनाया गया? 22 मार्च को। ये बिहार का 113वां स्थापना दिवस था, 115वां नहीं। और थीम थी उन्नत बिहार, विकसित बिहार। और बिहार को कोई डिजिटल अवार्ड भी मिला। हाँ, ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स 2025 में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की जो योजना है उसके लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर इन पब्लिक सर्विस कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड मिला। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, समसामयिकी और कुछ मिली-जुली बातें। भूकंप के पैमाने, रिक्टर और मर्कली। हाँ, रिक्टर स्केल भूकंप के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड को मापता है, मतलब कितनी ऊर्जा निकली। ये 0 से 10 का स्केल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ये सिद्धांत हेनरी हेस ने दिया था। ये कहता है कि समुद्र के बीच में जो पहाड़ जैसी संरचनाएं होती हैं, मिड ओशियानिक रिज, वहां से नई समुद्री जमीन भूपरपट्टी बनती है और बाहर की तरफ फैलती है। तो कटक से दूर जाने पर जमीन पुरानी होती जाती है? हाँ, बिल्कुल। और इससे पृथ्वी का कुल आकार नहीं बढ़ता, क्योंकि किनारों पर पुरानी जमीन मेंटल में वापस चली जाती है। हवा से बनने वाली भू आकृति कौन सी है इनमें से? टिब्बा, मोरेन, डेल्टा। टिब्बा यानी ड्यून, ये हवा द्वारा रेत जमा करने से बनता है, खासकर रेगिस्तान में। मोरेन ग्लेशियर से बनता है, डेल्टा और जलोढ़ पंख नदी से। पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है? ये सूरज से आने वाली गर्मी और पृथ्वी से वापस अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी के बीच का संतुलन है। लगभग आधी धूप धरती सोख लेती है, ग्रीनहाउस गैसें वापस जाने वाली गर्मी को रोकती हैं, और बादलों के बनने संघनन में जो गुप्त ऊष्मा निकलती है वो भी ऊर्जा ट्रांसफर में भूमिका निभाती है। कोरियोलिस बल। ये पृथ्वी के घूमने की वजह से लगने वाला एक आभासी बल है। ये ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर 0। इसका असर क्या होता है? ये चलती हुई चीजों की दिशा मोड़ देता है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। हवाओं और समुद्री धाराओं की दिशा पर इसका बहुत असर पड़ता है। ये स्पीड नहीं बदलता, सिर्फ दिशा मोड़ता है। दुनिया के कुछ प्रमुख व्यापार मार्ग। स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पनामा नहर है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पुराना रेशम मार्ग था जो जमीनी था, और अब आर्कटिक मार्ग पर भी नजर है, बर्फ पिघलने से वो खुल सकता है। क्रीमिया प्रायद्वीप कहाँ है? ये काला सागर, ब्लैक सी और अजोव सागर के बीच में है। कर्च जलडमरू मध्य इन दोनों सागरों को जोड़ता है। काला सागर से कई देशों की सीमाएं लगती हैं, यूक्रेन, रूस, तुर्की, जॉर्जिया, रोमानिया, बुल्गारिया। प्रशांत रिंग ऑफ फायर? ये प्रशांत महासागर के चारों ओर का वो इलाका है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं। जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, चिली जैसे कई देश इसी रिंग पर हैं। भूमध्य रेखा किन देशों से गुजरती है? कई देशों से गुजरती है, जैसे ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में, केनिया, कांगो अफ्रीका में, इंडोनेशिया एशिया में। भारत से नहीं गुजरती। अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत में चीते कहाँ से लाए गए हैं? नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से। उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया है। बेसल 3 मानक किस लिए है? ये बैंकिंग सेक्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम है। इनका मकसद है बैंकों को ज्यादा स्थिर और मजबूत बनाना, ताकि वो आर्थिक संकटों का सामना बेहतर तरीके से कर सकें। पूंजी पर्याप्तता, लीवरेज अनुपात वगैरह पर जोर है। एकीकृत पेंशन योजना में कितनी पेंशन मिलती है? अगर 25 साल की सर्विस पूरी की है तो आखिरी 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। कम से कम 10 साल की सर्विस पर आनुपातिक पेंशन मिलती है। रणनीतिक विनिवेश क्या होता है? स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें सरकार किसी सरकारी कंपनी PSU में अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेचती है और साथ ही कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल भी खरीदने वाले को दे देती है। सिर्फ थोड़े शेयर बेचना अलग बात है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती ZBNF क्या है? यह खेती का एक तरीका है जिसमें बाहर से कोई केमिकल खाद या कीटनाशक नहीं खरीदा जाता। किसान खेत पर ही गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन वगैरह से खाद और दवाएं बनाते हैं। इससे खेती की लागत लगभग शून्य हो जाती है, ऐसा दावा है। बौद्धिक संपदा अधिकार IPR किस मंत्रालय के तहत आते हैं? पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, GI टैग वगैरह ये सब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस पर केंद्रित है? ये योजना कृषि क्षेत्र में सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। मतलब खेत से लेकर रिटेल बाजार तक कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह बनाना, ताकि बर्बादी कम हो और किसानों को बेहतर दाम मिले। विश्व आर्थिक मंच WEF 2025 की बैठक की थीम क्या थी? इंटेलिजेंट एज के लिए सहयोग, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। कुछ और तथ्य जांचने थे।
G20 कब बना? 1999 में, 2001 में नहीं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSTC 2010 में बनी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 में आई। ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष RIDF ये 1995-96 में नाबार्ड के तहत बनाया गया था। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में टॉप पर कौन था? सिंगापुर, उनके पासपोर्ट से 193 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल जाया जा सकता है। और भारत की रैंक? 70वीं। संसद की प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी 2025-26 के अध्यक्ष संजय जायसवाल, ये बीजेपी के सांसद हैं। इस समिति में सिर्फ लोकसभा के ही 30 सदस्य होते हैं। सकुराजीमा ज्वालामुखी कहाँ है? ये जापान में है, क्यूशु द्वीप पर। ये जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ये एक मिश्रित ज्वालामुखी है, शील नहीं। देश का पहला एकीकृत एक्वा पार्क कहाँ बन रहा है? त्रिपुरा में कैलाशर नाम की जगह पर। इसका शिलान्यास मई 2025 में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह लल्लन सिंह ने किया था। EFIR पहल किसने शुरू की है? ये गृह मंत्रालय ने शुरू की है। खासकर साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड से निपटने के लिए दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। कम से कम 1 लाख रुपए के फ्रॉड के लिए EFIR की जा सकती है। गड़ीमाई उत्सव कहाँ होता है? ये नेपाल में होता है। ये बड़े पैमाने पर पशु बलि के लिए जाना जाता था, हालांकि अब इस पर काफी रोक लगी है। खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम NMEO OP ये 2021 में शुरू किया गया था। इसका मकसद पाम ऑयल का घरेलू उत्पादन बढ़ाना है। इसके तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल अरुणाचल प्रदेश में खोली गई। 3 बॉडी कंप्यूटिंग कॉन्स्टलेशन क्या है? ये चीन का एक प्रोजेक्ट है। वो अंतरिक्ष में सुपर कंप्यूटर जैसा नेटवर्क बनाने के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है। पहला बैच मई 2025 में लॉन्च किया गया। ईरान इजराइल संघर्ष में हालिया ऑपरेशन। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ईरान ने जून 2025 में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया था। बगराम एयरबेस कहाँ है? ये अफगानिस्तान में है। पहले अमेरिकी सेना का मुख्य अड्डा था। हाल में चीन द्वारा इसके इस्तेमाल की खबरों के कारण चर्चा में रहा। 2025 के कुछ ग्रैंड स्लैम विजेता। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला मेडिसन कीज, इटालियन ओपन पुरुष कार्लोस अल्काराज, फ्रेंच ओपन पुरुष कार्लोस अल्काराज, फ्रेंच ओपन महिला कोको गॉफ और विंबलडन पुरुष यानिक सिनर, जो विंबलडन जीतने वाले पहले इटालियन पुरुष बने। NBC लाइसेंस पाने वाला पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट। NAC फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म को अवार्ड मिला? NAC फ्रांस में एनिमेशन फिल्मों का बड़ा फेस्टिवल है। वहां भारतीय एनिमेटेड फिल्म देसी ऊन निर्देशक सुरेश एरियात को बेस्ट कमीशन फिल्म का जूरी अवार्ड मिला। महिला T20 विश्व कप 2026 कहाँ होगा? इंग्लैंड में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है, लेकिन इसका लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो केंद्र या राज्य सरकार या किसी PSU में नौकरी नहीं करती। कितना पैसा मिलता है? पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये मिलते हैं किश्तों में, और अगर दूसरी संतान बेटी होती है तो 6,000 रुपये मिलते हैं, वो भी किश्तों में। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और आधार वेरिफिकेशन जरूरी है। भारत का पहला थिंकिंग सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? ये हैदराबाद के एक स्टार्टअप टेक-मी2स्पेस ने लॉन्च किया है। 2024 के कुछ नोबेल पुरस्कार विजेता। साहित्य में हान कांग, दक्षिण कोरिया। रसायन विज्ञान में डेविड बेकर, USA। चिकित्सा में विक्टर एम्ब्रोज, USA। भौतिकी में जॉन जे हॉपफील्ड, USA। नए संसद भवन की क्षमता कितनी है? कुल मिलाकर 1224 सांसद बैठ सकते हैं। लोकसभा हॉल 888 सांसदों के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन संयुक्त सत्र के लिए इसे 1272 तक बढ़ाया जा सकता है। और हाँ, इसमें पुराना वाला सेंट्रल हॉल नहीं है। हाल में कुछ नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। हाँ, जुलाई 2025 में कुछ नियुक्तियां हुईं, जैसे हरियाणा में असीम कुमार घोष, गोवा में पूसापति अशोक गजपति राजू और लद्दाख के उपराज्यपाल बने कविंदर गुप्ता। तो ये था इस टेस्ट पेपर से निकला हुआ एक तरह से ज्ञान का सार। हाँ, काफी कुछ कवर हो गया। विज्ञान, इतिहास, राजनीति, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, सब कुछ। उम्मीद है ये चर्चा उन सब के लिए फायदेमंद रही होगी जो या तो तैयारी कर रहे हैं या बस अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं। हमने कोशिश की कि सिर्फ फैक्ट्स न बताएं, बल्कि उनका मतलब और वो क्यों जरूरी है ये भी थोड़ा समझाएं। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से एक चीज और सामने आती है ना, क्या? कि कैसे साइंस के वो बेसिक सिद्धांत जो हम शायद स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे पानी का घनत्व या पास्कल का नियम, वो आज भी हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी रोज की जिंदगी का आधार बने हुए हैं।
हाँ, ये तो है। हाइड्रोलिक ब्रेक से लेकर झीलों में मछलियों के बचने तक, ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसे और भी सिद्धांत या इतिहास के सबक हैं जिन्हें हम अपनी भागदौड़ में नजरअंदाज कर देते हैं, पर उनका असर शायद बहुत गहरा होता है हमारे आज और कल पर? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।